सऊदी औरत रोजाना शौहर की कब्र पर जाकर बरहना क्यों हो जाती थी? देखो एक रोज अचानक क्या मौजज़ा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। माहौल बहुत ही वहशतनाक हो रहा था जब एक औरत का हैवला मजीद वीराने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। माहौल में आज भी सनसनाहट सी थी, मगर वो औरत थी कि आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में बहुत पुरस्रारियत सी थी और उसके चेहरे पर लिखा हुआ था कि ये वीराना और सन्नाटा, रात की तन्हाई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगी, और ऐसा ही हुआ था। वो चमकती आंखों से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुकी थी और अब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। यहाँ का माहौल ऐसा था कि कवि से कवि शख्स भी आगे का मंजर देखकर डर जाता। उस औरत को यहाँ वीराने में देखकर कोई भी शख्स उस पर पागल होने का ही गुमान करता। उस औरत का हुलिया और चाल ढाल बिल्कुल अरबी औरतों की तरह थी। उसने वैसा ही लिबास पहन रखा था और जेवरात से लदी फदी थी। वो चलते चलते एक जगह पर रुकी और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल बेलिबास हो चुकी थी। उसने इतनी सी बात पर इत्तफा नहीं किया था, बल्कि वहां पर कुछ ऐसी हरकत की थी कि देखने वालों की रूह कांप जाती। मगर उसे सबकी कोई परवाह नहीं थी। उसे ना ही ये वीराना डरा रहा था, ना यहाँ पर फैली वहशत डरा रही थी, और ना ही ये जगह डरा रही थी। वो बहुत तुंदही से अपना काम कर रही थी। उसके गिर्द मिट्टी का ढेर लगता जा रहा था। वहां पर काफी ज्यादा वक्त गुजारने के बाद वो उठी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए, मगर उसके चेहरे के तासुरात और थे। आते हुए उसका चेहरा जिस कदर चमक रहा था, जाते हुए उसका चेहरा उतना ही बुझा हुआ था और वो बेहंगम सी चाल चल रही थी। उसकी टांगों में लड़खड़ाहट थी और हालत बिल्कुल किसी लुटे पुटे मुसाफिर की तरह थी। मैं सऊदी अरब में सिक्योरिटी हेड था। मैं अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया करता था, इसलिए सऊदी हुकूमत ने मुझे प्रमोशन पर प्रमोशन दिया और मेरे लिए सहूलियात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो कि बहुत बड़ी थी और वहाँ पर सिर्फ रईस लोग ही रहते थे। वहाँ की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा मुझे दे दिया था। उस सोसाइटी से कुछ दूर एक कब्रिस्तान था जहाँ पर कुछ गैर मुतल्लका सरगर्मियाँ की जाती थीं और ज़्यादा काफ़ी ख़तरा भी था। वैसे तो सऊदी अरब में चोरी की सज़ा पर हाथ काट देने की सज़ा मुतय्यन है और उस पर अमल दरामद भी किया जाता है, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि हुकूमत चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है। आवाम को उन डाकुओं से महफूज रखने के लिए सोसाइटी को इंतहाई सिक्योरिटी दी गई थी और मैं ही वहां के तमाम इंतजामात संभाला करता था। मेरा ऑफिस उस सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा दूर था, क्योंकि सिर्फ वही नहीं, एक और सोसाइटी की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। तो मैंने दोनों सोसाइटीज़ के दरमियान में एक ऑफिस कायम कर रखा था, ताकि कहीं भी इमरजेंसी हो तो मुझे दोनों तरफ पहुंचने में बराबर वक्त लगे। इस वक्त भी मैं कुछ ज़रूरी उमूर निपटा रहा था जब मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ी में कमरे में दाखिल हुआ। उसका नाम बलबीर सिंह था और ये सिख मजहब से ताल्लुक़ रखता था। हिंदुस्तान से सऊदी अरब में रोजगार के सिलसिले में पिछले 7 सालों से वो मुकीम था। मेरे साथ उसका ताल्लुक तकरीबन 5 साल पुराना था। उसके चेहरे के तासुरात बहुत ही नाकाबिले फहम थे और रंग उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद खौफजदा हो। मैंने उसके तासुरात देखे तो सब काम पसे पुश डालते हुए उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इस कदर खौफजदा क्यों लग रहे हो? तो उसने कहा, साहब जी गजब हो गया है, हमारी नाक के नीचे ऐसा खेल खेला जा रहा है और हमें इस बात की कोई खबर ही नहीं है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि जो भी बात है मुझे साफ बताओ। तो उसने कहा कि हमारे नाइट सिक्योरिटी रखी गई है, मगर यहाँ जिंदा तो एक तरफ मुर्दा लोगों के साथ वो काम किए जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर इंसान के हवास उसका साथ छोड़ जाएं। मुझे उसकी पहेलियां समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे उसके बोलने का इंतजार करना था, क्योंकि वो जब भी ज्यादा परेशानी में होता था तो इसी तरह से उलझी उलझी बातें करता था। मगर कुछ देर के बाद जब उसके हवास बहाल हुए थे तो वो सही बात बता देता था।
اس وقت میں بہت بے چینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے ایسا رویہ پہلے کبھی بھی اختیار نہیں کیا تھا. اب اگر وہ اس قدر پریشان تھا تو ضرور کوئی سیریس بات تھی جس پر سبھی کاموں کو چھوڑ کر توجہ دینے کی ضرورت تھی. میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر اس نے جو بات بتائی اس نے میرے حواس گم کر کے رکھ دیے تھے. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلبیر سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ہم تو صرف زندہ لوگوں کی سیکیورٹی بڑھانے میں لگے ہوئے تھے مگر بھول بیٹھے تھے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ملحق کے قبرستان بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا. ایسا گناہ کرنے والوں کو سزا دینا بے حد ضروری تھا مگر یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ یہ کام ایک مرد نہیں بلکہ عورت. میں نے کسی عورت سے ایسے اقدام کی توقع نہیں کی تھی مگر اب جو کچھ ہو رہا تھا اس کی روک تھام کرنا بہت ضروری تھا. بجائے اس کے کہ ہم حیرت میں ڈوبے رہتے اور مزید وقت ضائع کرتے میں نے فوراً بلبیر سنگھ کی بات سن کر ایکشن لیا تھا اور قبرستان والے حصے کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی مگر اس طریقے سے کی تھی کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی. وہاں پر بہت سارے سیکیورٹی گارڈز ایسے تھے جو درختوں پر چڑھ کر اور مٹی کے ڈھیروں میں چھپ کر پہرا دے رہے تھے. یہ بہت بہادر تھے. انہیں قبرستان میں پہرا دیتے ہوئے گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی. اگلی صبح ان سب نے ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر سخت وحشت محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے حرکت قلب ہی بند ہو جائے گی. اگلے دن میں نے کچھ اور گارڈز کو چنا تھا کیونکہ میں کسی کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا. سب پردیسی تھے اور روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے. ان کے پیچھے فیملیز تھیں, بیوی بچے تھے, بوڑھے ماں باپ تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی ذرا سا بھی نقصان پہنچے. اور اگلے دن کچھ بے حد بہادر سیکیورٹی گارڈ قبرستان میں ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اس رات جو انہوں نے دیکھا تھا ان سب کی روح فنا کر کے رکھ دی. ایک عورت سیاہ لباس میں ملبوس آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. کچھ سیکیورٹی گارڈز کو تو یہ محسوس ہوا تھا جیسے وہ کوئی دوسری مخلوق ہو. وہ چلتی ہوئی قبر کے پاس گئی اور پھر وہاں جا کر اس نے جو کچھ کیا تھا اس نے بلبیر سنگھ کی بات کو سچ ثابت کر دیا تھا. اگلے دن میرے سامنے پورے کیس کی فائل بنا کے رکھ دی گئی تھی اور میں اس کے ہر پوائنٹ کا مطالعہ کر رہا تھا. اس میں سیکیورٹی گارڈز کی گواہی بھی موجود تھی. ہم نے اس عورت کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا اور یہ رپورٹ بڑے سیکیورٹی محکمے میں پیش کر دی گئی جہاں سے جواب آتے بھی 3 دن لگ گئے مگر جو جواب آیا تھا اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ اس معاملے کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے. انسانیت کے ناطے مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا. وہ شہر خاموشہ تھا, ایک قبرستان تھا اور ایک قبر کے پاس اس طرح کی گھٹیا حرکات کی جا رہی تھی. وہاں پر اس دنیا سے جانے والے گہری نیند سو رہے تھے مگر وہ عورت تھی کیوں ان کی قبروں کو بھی معاف نہیں کر رہی تھی. وہ عورت قبر کے پاس جاتی تھی اور اس کے پاس جا کر بہت ہی عجیب و غریب حرکات کیا کرتی تھی. ہم اس بارے میں مزید کچھ نہیں کر سکتے تھے مگر انسانیت کے ناطے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا اور اس عورت کو اس کے منقطع انجام تک ضرور پہنچاؤں گا. مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑتا سب کرنے کے لیے میں تیار تھا. میں چاہتا تھا کہ اس عورت کو یہ سب کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کر میں کسی عدالت میں پیش کر دوں اور پھر سعودی حکومت جانے اور ان کا کام جانے. مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں قبرستان والوں کے لیے ضرور کروں گا. اگر اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ دیا جاتا تو نہ جانے کتنی عورتیں قبروں پہ جا کر بے لباس ہوتی اور یہ سب کام انجام دیتی. پھر ایک رات میں نے سبھی سیکیورٹی گارڈ وہاں سے ہٹا لیے کیونکہ وہ عورت بھی وہاں پر آنے میں احتیاط سے کام لیتی تھی. میں خود ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور چاندنی رات تھی, ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی. میں نے خفیہ کیمرہ بھی اپنے ساتھ لیا تھا جو کہ واضح طور پر اندھیرے میں بھی اچھی ویڈیو بنا سکتا تھا. میں نے اس کا ریکارڈ آن کر کے اسے بھی ایک جگہ پر فکس کر دیا تھا. جب مجھے دور سے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی, چاندنی رات میں بھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں, واضح طور پہ نظر آ رہی تھیں. یہ کوئی بہت ہی حسین عورت تھی اور جو ایک لمحے کے لیے مجھے گمان ہوا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے. مگر میں جانتا تھا کہ یہ سوسائٹی ایک رئیس خاندان کی عورت تھی جس کے پاس پیسے کی فراوانی تھی اور اس نے اتنی پیسوں کی بنا پر اپنا کیس بند کروا دیا تھا. وہ عورت دھیرے سے چلتی ہوئی قبر کے پاس آ کر رکی جس کے بارے میں سیکیورٹی گارڈ نے بتایا تھا
उसने अपने सर से चादर नुमा हिजाब उतारा, अपना बुर्का उतारा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो मुकम्मल तौर पर बेलिबास हो गई। वो बरहना हालत में मेरे सामने थी। वो बेहद हसीन थी। उसका हुस्न किसी भी मर्द को बहकाने के लिए काफ़ी था। अगर वो इस कदर कब्रिस्तान में इस वक्त ना होती तो न जाने क्या होता। कब्रों को देखकर तो गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी अपनी बख्शिश की दुआएं मांगने लगता और एक लम्हे के लिए दुनियावी लज्जतों को भूल जाता है। लेकिन ये सब चौंचले मुझे असर नहीं कर सकते थे। मैंने उससे निगाहें चुराईं और अपने काम पर ध्यान देने लगा। मैं उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। मैंने उस औरत की हरकत देखने के लिए काफ़ी दूर वाली जगह का इंतखाब किया था। अगर मैं कब्र के पास कोई जगह ढूंढ लेता तो मुझे उस वक्त उस औरत की हरकत देखने में काफ़ी आसानी हो जाती और मैं इस बात का बेहतर तौर पे पता लगा सकता था कि वो औरत क्या कर रही है और उसके मकासद क्या हैं। वो औरत बरहना हालत में कब्र के ऊपर लेट गई और फिर उठकर कब्र की मिट्टी खरोचने लगी और फिर जैसे जैसे उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थीं, मैं अपनी जगह पर साकित और जामिद होता जा रहा था। सुबह को चुपचाप मैं वहाँ से लौट आया था। मैंने उस औरत के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से रोक दी थी। मैं उस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। वो औरत जो कुछ कर रही थी उसके पीछे यकीनन कोई बड़ी वजह होगी। या तो वो जहनी मरीज थी या फिर कुछ और कर रही थी, मगर अब मुझे मामले की तह तक पहुंचना था। मैंने देखा था कि उस औरत ने वहां पर जो सरगर्मी की थी उसके साथ साथ उसकी आंखों में और चेहरे पर किस कदर दर्द और तकलीफ थी। इससे मालूम नहीं था कि उस पर कोई उसे देख रहा है। वो बिल्कुल तन्हा थी और तन्हाई में जो कुछ इंसान अमल करे वो उसकी असलियत होती है। वो शिद्दत से रो रही थी, गिड़गड़ा रही थी और उसके साथ साथ उसने अपनी सरगर्मी भी जारी रखी हुई थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने बलबीर सिंह को बुलाया और उसे उस औरत का घर और उसका पता मालूम करने के लिए कहा और उसके साथ साथ ही मैंने उसकी तमाम हिस्ट्री जांचने के लिए कहा। मैं जानना चाहता था कि वो कब्र किसकी है और उस औरत की ज़िंदगी में क्या क्या मौजूद है और किस चीज़ की कमी है जो वो ये सब करती फिर रही है। मैं यहाँ पर कई सालों से मुकीम था और अरबी ज़बान बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उस औरत के अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे जो मुझे उससे हमदर्दी करने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं उस औरत के आंसुओं से पिघल गया था या उसके अमल को सही समझने लगा था। वो गलत कर रही थी और उसकी सज़ा भी उसे मिलना ज़रूरी थी, लेकिन मैं उसके पीछे की वजूहात जानना चाहता था क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थी और उसकी तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही थी। जब वो उस कब्र के करीब गई थी तो मुझे ये लगा था कि शायद कोई जादू तावीज़ वगैरह करना चाहती है या फिर कब्र में मौजूद मैयत की बेहुरमती करना चाहती है। मगर बेहुरमती करने के साथ साथ उसने जो कुछ किया था उसने मुझे इस केस के बारे में मज़ीद सोचने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसकी तमाम हरकतों को एक बार फिर से नोट कर रहा था। बलबीर सिंह ने उसकी हरकतों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था क्योंकि उन दोनों ने अंधेरी रातें थीं। कोई भी उस औरत के चेहरे के तासुरात को नहीं समझ पाया था या फिर कब्रिस्तान में फैली हुई वहशत का शिकार हो गए थे कि उन्होंने अच्छे से नहीं देखा था। बस उस औरत को कब्र के साथ बेहुरमती करते हुए देख लिया था। किसी भी पहलू पर गौर नहीं किया था और फाइल बनाकर मेरे सामने रख दी थी। अब जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि उस केस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। आखिर उस औरत के समल के पीछे कोई बड़ी वजह है। बलबीर सिंह ने कुछ वक्त बाद मुझे उस औरत के तमाम डिटेल्स बता दी थी। मेरा जहन डिटेल में लिखे एक नुक्ते पे जाके थम गया और जैसे मेरी सांसें भी थम चुकी थी। वो जिस कदर नुक्ते पर जाकर थम गई, वो जिस कब्र पर जाती थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके शौहर की थी। बलबीर सिंह गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने कहा था कि ये औरत उस कब्र पर जाकर जो कुछ भी करती है उससे साफ जाहिर है कि वो एक शहवत परस्त औरत है और अपनी जिस्मानी तलब में इस कदर अंधी हो चुकी है कि अपनी शौहर की कब्र की बेहुरमती कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से पहले इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। मैं जो कुछ भी कर रहा था बस इंसानियत के नाते कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस केस को आगे बढ़ाने के बजाय उस औरत से मिलूंगा और उससे इस बारे में बात करूंगा। वो चाहे तो दूसरी शादी कर ले मगर इस तरह से कब्रिस्तान में घुसकर कब्र की बेहुरमती करनी छोड़ दे। अपने इसी मकसद को सर अंजाम देने के लिए मैं उस औरत के घर के बाहर खड़ा हुआ था।
वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर ले गया। कुछ देर के बाद वो औरत आ गई और मेरे सामने बैठी। मैं सर झुका कर बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी बात का आगाज़ कैसे करूं। वो एक औरत थी और बिल्कुल गैर थी, जिससे ना मैं पहले कभी मिला था और ना ही कभी बात की थी। आज मैं उससे एक बड़े मसले पे बात करने आया था, इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहा, आप कब्रिस्तान में जाकर जो कुछ भी करती हैं वहाँ की मैयतों की बेहुरमती है और शहर खामोशा के बासियों के लिए तकलीफ देह है। अगर आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो मुझे बताएं, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूँगा। आपके ख़ानदान वालों को मनाऊँगा और जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा वो सब आपके लिए करूँगा। अगर आप शहर खामोशा में जाकर ऐसी हरकतें करके वहाँ के बासियों को परेशान करना छोड़ दें। मुझे पता चला है कि जिस कब्र के पास आप जाकर ये सब करती हुई पाई जाती हैं वो आपके शौहर की है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कहने लगी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ। मैं खुद भी ये सब नहीं करना चाहती, मगर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। मुझे उस औरत की बात समझ नहीं आ रही थी, मगर आज मुझे बड़ा सच पता चलने वाला था। उस औरत के चेहरे पर बेसुकूनी बड़ी वाज़ेह थी। औरत ने रोते हुए बताना शुरू किया और उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस सब औरतों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा ऐसी गलती आप ना करें। उस औरत ने बताया कि मेरा नाम सारा है और मेरी शादी शेख सलमान साहब से हुई थी। हम दोनों बेहद अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मगर रफ्ता रफ्ता हम दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई। शेख साहब को मेरा घर से बाहर जाना और पार्टीज़ वगैरह करना पसंद नहीं था, जबकि ये सब मेरे मशागिल थे। मुझे मेरे घर में कभी किसी ने नहीं रोका था। मेरे वालिद ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और ना ही भाइयों ने। अचानक ही शेख साहब ने मुझे बहुत सख्ती से मना करना शुरू कर दिया था। कुछ गलती उनकी भी थी कि वो मुझे प्यार से समझाते तो शायद मैं समझ जाती। उन्होंने जारहाना रवैया अपनाया था, इसलिए मैं बागी होती चली गई और उनके हर फैसले से बगावत करने लगी। हम दोनों के बीच की मोहब्बत कहीं दूर जा सोई थी। वो शेख साहब जो मुझे देख देख कर जीते थे, वो भी मुझसे मुंह मोड़ने लग गए और मैं भी उनकी लगाई गई पाबंदियों से उकता गई। हम दोनों के बीच की मोहब्बत अब एक सर्द महरी में बदल चुकी थी। मैं हर वो काम करती थी जो शेख साहब को नापसंद था और फिर शेख साहब ने मेरे वालिद और भाइयों से मेरी शिकायत लगा दी, जिस पर वालिद और भाइयों ने बजाय मेरी साइड लेने के शेख साहब की साइड ली और कहा कि अब तुम्हारा शौहर जैसा कहता है तुम वैसा ही करोगी। भाइयों के घर में तुमने अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी है, अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें तुम्हारे शौहर को नापसंद हैं तुम उन्हें इख्तियार ना करो। ये सब बातें सुनकर मुझे मज़ीद गुस्सा आया और मैंने बाहर आना जाना तो बंद कर दिया। लेकिन हर महफिल में मैं शेख साहब की बुराइयां करती थी, उनके तमाम ऐब लोगों को बताती थी। उनकी कुछ जिस्मानी कमज़ोरियां थीं जिनका चर्चा मैं हर जानिब करती थी और शेख साहब शर्मिंदा होते थे। कभी उन्हें कोई ताना मार देता और कभी कोई दोस्त ताना मार देता। आते जाने वाले अजीज़ व अकारम में शेख साहब की इज़्ज़त ख़राब हो चुकी थी, मगर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उन्हें ज़माने भर में रुस्वा करके बहुत खुश थी। मैं इस बात का बहुत ख्याल रखा करती थी कि शेख साहब को इन सब बातों के बारे में पता न चले कि मैं उनके ऐब तमाम ज़माने में बताती फिरती थी। और फिर एक दिन शेख साहब को इस बात का इल्म हो गया कि मैंने ही उनकी इज़्ज़त ज़माने भर में ख़राब कर दी है और वो मुझसे बेहद गुस्सा हुए। वो इस कदर गुस्से में थे कि मेरी रूह फना हो गई। वो मुझ पर हाथ उठाते उठाते रह गए। फिर वो घर से निकल गए और तभी उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जान की बाजी हार बैठे। वो जब इस दुनिया से चले गए तब मुझे उनकी कदर का एहसास हुआ। उनकी लगाई गई पाबंदियां तो हट चुकी थी, लेकिन उनकी वो मोहब्बत जो मेरे दिल में सर्द मेहरी में बदल चुकी थी, वो एक बार फिर ऊद कर आ गई और मैं बेचैन और बेकरार रहने लगी। मगर यहीं पर बस नहीं हुई। अब हर रात मुझे ख्वाब आते हैं कि मैंने अपने शौहर को खुद ही लोगों में बदनाम कर दिया। मैं अक्सर खुद को अपने शौहर का लिबास उतार कर फेंकते हुए देखती हूँ और लोगों को उनका मजाक उड़ाते हुए देखती हूँ। तभी मैंने ये सुना कि मियाँ और बीवी
ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک دوسرے کے عیب زمانے والوں کو بتاتا ہے تو وہ اسے بے لباس کر دیتا ہے، اور میں یہ غلطی کر چکی ہوں. اس لیے ہر بار اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مگر مجھے سکون نہیں ملتا. میں ان کی قبر پہ جا کے خود کو بے لباس کر دیتی ہوں اور شیخ صاحب سے معافی مانگتی ہوں. تبھی میرے کانوں میں ایک بار پھر سے ان کے الفاظ گونجنے لگے جب وہ مجھے کہہ رہے تھے، شیخ صاحب میں نے آپ کو بے لباس کر دیا، میں نے آپ کو بے لباس کر دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ شیخ صاحب ایک بار اٹھ کر یہ بات کہہ دیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کئی بار میں نے بہت زیادہ وحشت زدہ ہو کر ان کی قبر کھولنے کی بھی کوشش کی ہے، مگر پھر میری بے بسی کی انتہا ہے کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ میں ان کی مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد ان کی قبر کو دوبارہ کھول کر دیکھوں. میں کیا کروں؟ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے پاس اسے دلاسا دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے. وہ شدید ذہنی اذیت سے دوچار تھی. اگر گھر والے اس کا ساتھ دیتے تو وہ اس اذیت سے نکل سکتی تھی، مگر کسی نے بھی اس کی حالت سمجھنے کے بجائے اس پر پابندیاں لگا کر روک ٹوک شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی. میں اس کے گھر والوں سے ملا اور ان سے کہا کہ سارا کا علاج کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ جانے وہ کس نقصان سے دوچار ہو جائے. سارا کے گھر والوں نے یقین دلایا کہ وہ اس کا مکمل طور پر علاج کروائیں گے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس لوٹ آیا. مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک عورت کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کی زندگی بچانے میں اس کی مدد کی. آپ سب عورتوں سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے شوہر کی عیبوں پر پردہ ڈالیں اور انہیں زمانے بھر کے سامنے بے لباس نہ کریں، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا.